तो प्रतिदिन नए मोड़ ले रहा है ये पूरा सियासी संग्राम महाराष्ट्र का। इससे जुड़ा है हमारा आज का विशेष जो कहता है महाराष्ट्र का सियासी घमासान पहुंचा अदालत। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजय के चड्ढा जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और हमारे साथ जुड़े हैं प्रफुल्ल केतकर जी जो ऑर्गेनाइजर के संपादक हैं। दोनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम सब कानूनी पहलू को ही अगर हम समझना चाहें तो जरूरी है यहाँ पे संजय चड्ढा जी की जब ये लड़ाई कानून की चौखट पर पहुंच गई है तो बीच में 11 जुलाई तक का वक्त है, 14 के करीब दिन हैं बीच में, लेकिन जिस तरीके की दलीलें दी गई हैं, जिस तरीके से बागी खेमे ने या शिंदे खेमे ने जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके नोटिस पर ही सवाल उठाए हैं, डिप्टी स्पीकर ने अपने तरीके से बात को सामने रखा है, उन्होंने उसको वैलिड ही नहीं माना। इन सबके मद्देनजर इन 14 दिनों में क्या बदल सकता है अब? ममता जी, 14 दिनों में जो चीजें अगर कुछ सर्कमस्टांसेस बदलते हैं तो वो मैं अभी तो उसको बता नहीं सकता, लेकिन कानूनी व्यवस्था जो है वो मैं जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक जो डिप्टी स्पीकर थे उनका नोटिस था ये 16 एमएलएस को, उनके डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनको टाइम दिया गया था आज 5:30 बजे तक का, जिस समय को आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल नहीं है ये समय, और उस समय को एक्सटेंड करते हुए उसको पहुंचा दिया 12 तारीख तक वो दे सकते हैं। और इस बीच इस दौरान किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा इन 11 एमएलएस के खिलाफ। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, क्योंकि इसका भय था, इसका शिंदे ग्रुप को इसका भय था कि कहीं इस तरीके से उनकी जो योग्यता है उनको अयोग्य ठहराकर उनको जब अगर कभी फ्लोर पे टेस्ट होता है तो उस टेस्ट में फेल करने के लिए इस तरीके से उनको अयोग्य ना कर दिया जाए। तो ये एक सबसे बड़ी जीत है, जैसा कि आपने रिपोर्ट में भी बताया। और इसके अलावा 39 एमएलएस को प्रोटेक्शन देना सुप्रीम कोर्ट का, यह भी एक बहुत अहम बात है एज फार एज द शिंदे ग्रुप इज कंसर्न। शिंदे ग्रुप के लिए यह बड़ी बात है। अब स्थिति यह है कि 5 दिन का समय दिया गया है विपक्षी दल जन को, यानी कि जो वहां की सरकार है उनको जवाब देने के लिए, और उसके बाद अगले 3 दिन के अंतर्गत जो शिंदे ग्रुप जिनकी जो पिटिशनर हैं उनको उसका काउंटर रिप्लाई देना होगा, रिजॉइंडर जिसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद 11 तारीख को इसकी सुनवाई होगी और निर्णय लिया जाएगा। अब देखिए, ये 11 दिन का समय ये जो बीच में 12, 13, 14 दिन का समय है, ये एक बड़ा अहम समय है। मुझे लगता है कई बार तो मैं इसको इस नजरिए से भी देखने का प्रयास करता हूं कि ये कहीं उद्धव को तो ब्रीदर टाइम नहीं मिल गया, तो ये बड़ा रोचक रहेगा इस आगे के समय में ये देखना। जी, इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि क्या बदल सकता है इन 14 दिनों में। लेकिन कानूनी पहलू की ही अगर मैं बात करूं तो अदालत ने भी आज जब बात रखी सामने तो जिक्र किया कई पुराने मामलों का भी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश की बात भी सामने आई। और एक बात ये भी जो विश्लेषक है वो इस बात को भी सामने रखते हैं कि ज्यादातर ऐसे मामलों में देखा जाता है कि जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर का पक्ष होता है उसी को अदालत मान्यता देती है। लेकिन ये जो मामला है महाराष्ट्र का, यहां पर एक तस्वीर बिल्कुल अलग इन मायनों में है कि यहां जो बागी खेमा हम बोल रहे हैं, यहां विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है, 5, 10, 15, 20 नहीं, 38 विधायक, 54 में से 38 विधायक दूसरे पाले में हैं। क्या अलग कानूनी विकल्प, क्या अलग कानूनी पहलू पेश करता है ये आंकड़ा ऐसे मामले में? देखिए ममता जी, एक और बड़ा अहम पहलू है, ये तो आपने पहलू बताया, एक अहम पहलू ये भी है कि एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, उसमें यह कहा गया है अगर जैसे कि यहां पे डिप्टी स्पीकर के जो उनकी योग्यता है, उनकी जो उस पे भी प्रश्न चिन्ह अगर उठा हुआ है कोई पहले और स्पीकर यहां पे नहीं है, तो क्या वो ऐसी परिस्थिति पे इस निर्णय को ले सकते हैं? उसको पहले चैलेंज किया गया है, क्या वो इस निर्णय को ले सकते हैं? यह भी एक प्रश्न है। पहले की जो नजीर है, पहले की जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें कहा गया है ऐसी परिस्थिति में डिप्टी स्पीकर या स्पीकर कदम नहीं उठा सकता। तो ये भी एक पहलू बहुत अहम है आज के उसका, नंबर 1। नंबर 2, जैसा कि आपने बताया कि अब इन
जो एमएलएज हैं 16 एमएलए जिनको नोटिस दिए गए थे, उनकी अयोग्यता तो कम से कम इस पूरे समय में उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, उनकी योग्यता को रादर कोई वो नहीं डिस्टर्ब कर सकता। तो अपने आप में मेरे को लगता है कि दोनों पक्षों को अब जो है सही सूरत सामने आएगी। और एक बहुत अहम पहलू जो है, जो एसआर बोमई केस से लेके कर्नाटक का केस, उत्तरांचल का केस, अरुणाचल का केस, मध्य प्रदेश का केस, राजस्थान का केस, इन तमाम केसेस में हुआ था, वो ये है, जो एक ही लाइन है और जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज है, वो है कि इन जो कहां पे मेजॉरिटी सिद्ध होनी चाहिए, विधानसभा के पटल सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के पटल में। जी बिल्कुल, और यही बात अदालत हमेशा हर मामले में सामने रखती आई है। लेकिन इस मामले पर मैं बाद में आती हूं, उससे पहले मैं प्रफुल्ल केतकर जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। प्रफुल्ल जी, एक और कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है, लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं वो जो लेटर बॉम्ब की लड़ाई होती है वो भी लगातार चल रही है। आज जो लेटर सामने आई, जो दीपक केसरकर ने लिखी है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर कुछ बड़ी बातें सामने रखी हैं, उन्होंने संजय राउत पर सवाल उठाए हैं। जिस तरीके का वैचारिक लड़ाई भी चल रही है, उसे आप कैसे आंकते हैं? क्या प्रयास है इस तरह के लेटर बॉम्ब्स को सामने रखने में? देखिए ममता जी, ये मुझे लगता है अब बैटल ऑफ नर्व्स हो गई है दोनों खेमों में, और दोनों अपने अपने समर्थकों को एक मैसेजिंग करना चाहते हैं, सही शिवसेना कौन है और ये हम क्यों कर रहे हैं। अब बार बार जब उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे या संजय राउत बोलते हैं तो वो गठबंधन की बात करते हैं, बाला साहब के शिवसेना की बात करते हैं, उद्धव ठाकरे के भावनिक आह्वान की बात करते हैं। दूसरी तरफ जब एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक बात करते हैं तो वो बाला साहब के विचारों की बात करते हैं, उन विचारों के साथ कहां कहां समझौता हुआ ये बात करते हैं, और इस अनैसर्गिक गठबंधन में एनसीपी और कांग्रेस के साथ जो हुआ उसके कारण शिवसेना पर कहां कहां अन्याय हुआ उसकी बात करते हैं। मुझे लगता है ये दोनों की कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी। आज केवल दीपक केसरकर का लेटर नहीं आया, शंभूराजे देसाई करके एक वहां के एमएलए है, उनका एक वीडियो भी एकनाथ शिंदे जी ने रिलीज किया, जिसमें वो कहते हैं तानाजी मालुसरे जो शिवाजी के प्रमुख सरदारों में से थे, जिनके ऊपर तानाजी मूवी भी बनी, उनकी समाधि के विकास का प्रारूप मंजूर होने के बाद भी उसके लिए पैसा जो है वो रिलीज नहीं किया गया। अब ये जो मुद्दे हैं ये शिवसेना के कोर मुद्दे रहे हैं और इन पर ये सरकार काम नहीं कर पाई। ये मैसेजिंग यदि शिंदे ग्रुप करता है तो वो कोर शिव सैनिक को एड्रेस कर, तो मुझे लगता है ये पॉलिटिकल पोस्चरिंग का मामला है, और ये ग्राउंड पर भी दिख रहा है कि दोनों के समर्थक जिस तरह से जुड़ रहे हैं। आपने दिखाया किस तरीके से जो पोस्टर लगे हैं वो भी बड़े इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि मेरे पोस्टर के बिना मेरे चित्र के बिना पोस्टर लगा के दिखाओ, तो उन्होंने बाला साहब का, एकनाथ शिंदे का और आनंद दिघे जो थाने के एक प्रमुख नेताओं में से थे, बाला साहब के बहुत करीबी थे, और जिन्होंने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे को ग्रूम किया। एकनाथ शिंदे की जो जिस लीगेसी को मानते हैं वो आनंद दिघे की, इन पर एक मराठी में अभी मूवी भी रिलीज हो गई है धर्मवीर नाम से। तो ये सारा जो है मुझे लगता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का मामला हुआ है। लेकिन ममता जी, कानूनी पक्ष के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ऑब्जर्व करने लायक है कि जो सरकारी पक्ष था, खास करके अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात कही थी कोर्ट में कि इसके बीच में कोई भी फ्लोर पर टेस्ट ना हो, इसके बारे में भी जो कोर्ट है जो उसके बारे में कोई ना कोई रिमार्क दे, आदेश दे। कोर्ट ने उसको मना कर दिया। इस बीच में मुझे लगता है कि एक संभावना ये बन सकती है कि गवर्नर का रोल शायद इंपॉर्टेंट हो जाए, और गवर्नर के पास यदि ये लोग पहुंच जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को लेकर, तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की कुर्सी जो है वो सही मायने में धोखे में आ सकती है। जैसे आपने कहा कि पटल पर अंततः इसका निर्णय होना है। जी बिल्कुल, ये सवाल मैं लेना भी चाह रही थी कि किस तरीके से इन 14 दिनों में ही 11 जुलाई से पहले
क्या राज्यपाल की भूमिका भी सामने आ सकती है? लेकिन ये सवाल को मैं यहीं पे छोड़ती हूं और मैं दोनों मेहमानों का यहां पे धन्यवाद करना चाहूंगी। वक्त बस इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।